नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला में। तो दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले हैं वह जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उसके आगे का हम लोग करेंगे। तो इसमें कला और संस्कृति का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में हम लोग, और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाए। पर देखते यदि नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो है वह इसके लिए बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ज़्यादा जो है वह नहीं बना सकते हैं, वक्त की भी कमी है और थोड़ी सी असुविधा भी है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को, पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आपको यदि पाठशाला ऐसे ना मिले तो @012 पे जा कर के जो है @पाठशाला 012 पे जा कर के आप सर्च कर सकते हैं, या आप वीडियो पे आ ही गए हैं वो आपको जब आप इसको खोलेंगे तो प्रीव्यू लिखा नज़र आ सकता है। ठीक है, तो पहले चैनल का नाम प्रीव्यू ही था, पर हमने इसको पाठशाला में कन्वर्ट किया है, पर ये नाम अभी तक नहीं बदला है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो पाठशाला को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक इसको चैनल को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये लाभकारी सिद्ध होगी। इस चैनल पे आपको विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलेंगी, विभिन्न तरह की जो है हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इस पर जो है आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो आइए जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वडनगर। ठीक है, वडनगर जो है एक बहुत ही प्राचीन जीवंत शहर है, और इसके संबंध में जो है कुछ तथ्य उजागर हुए हैं इस वर्ष। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इम्पोर्टेंट हो जा रही है कि ये क्यों, क्या इसमें ऐसा तथ्य है, क्या इसमें खासियत है इस शहर की। तो भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है खड़गपुर, IIT खड़गपुर जो है, और ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये दोनों मिलकर के संयुक्त अध्ययन किया है इस शहर के बारे में। और हड़प्पा के पतन के बाद जो है गुजरात की स्थिति में, और गुजरात में जो स्थित ये वडनगर है, इसकी सांस्कृतिक निरंतरता के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस शहर की जो सांस्कृतिक विरासत है वो, उसके कई प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा के पतन हुआ, लेकिन इसके बाद गुजरात में जो ये वडनगर स्थित है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सांस्कृतिक निरंतरता प्रमाणित हुई कि हड़प्पा से इनको जोड़ करके देखा जा रहा है। ठीक है, तो IIT खड़गपुर और ASI के ने मिलकर के ये अध्ययन किया है। ठीक है, यहाँ एक हमारा टॉपिक फैक्ट बन जाता है कि कौन कौन से दो संस्थाएं मिलकर के इसको अध्ययन किया है वडनगर को। तो IIT खड़गपुर और ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इसको अध्ययन किया, स्टडी किया है। और इन दोनों ने रिजल्ट निकाला है कि हड़प्पा के जो पतन के बाद गुजरात की में स्थित यह शहर जो है वडनगर, इसकी सांस्कृतिक निपुणता है काफ़ी। ठीक है, और यह जो अध्ययन है वह हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा के पतन का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है। ठीक है, सब अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो जब कारण मालूम नहीं है तो उसके जो पुरातात्विक प्रमाण है, वो उस अंधकार युग का जो पूरा का पूरा ब्लैक है हमारा इतिहास वहाँ से, तो उस धारणा को यहाँ यह चैलेंज करता है यह स्टडी, और इसमें कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि जो बस्ती की समयावधि है, जो वडनगर में जो मानव बस्ती के साक्ष्य पता चले हैं कि कितना पुराना हो सकता है वहाँ पर लोगों का बसाव, वो शहर कितना पुराना हो सकता है, उस पर पता चला है कि ये 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चला है। मतलब वडनगर जो है वो 800 ईसा पूर्व से चला आ रहा शहर है। तो इतने सालों से वो कंटिन्यू, जो 3000 वर्षों से वो कंटिन्यू चला आ रहा है। और जब हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या है कि उत्तर वैदिक पूर्व बौद्ध महाजनपद अथवा कुलीन गणराज्य के समय का माना जा रहा है। ठीक है, और जिसलिए इसको किस समय का माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल उस समय शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व के बाद जो है, और पूर्व बौद्ध काल जिसको हम लोग महाजनपद काल या कुलीन काल या गणराज्य काल के नाम से जानते हैं। तो इतने समय से ये वडनगर क्या है, चला आ रहा है। ठीक है, इस शहर पर जो जलवायु का प्रभाव है वो क्या हुआ है इतने दिनों में, तो 3000 वर्ष की अवधि में विभिन्न राज्यों के उत्थान तथा पतन के साथ साथ मध्य एशियाई कारकों द्वारा निरंतर आक्रमण किए गए। ठीक है, जिसका कारण जलवायु में हुए गंभीर परिवर्तन, जैसे वर्षा सूखे की स्थिति में परिवर्तन को माना जाता है। तो देखिए, शहर की स्थिति टाइम टू टाइम बदलती जाती है, तो इसमें भी टाइम टू टाइम बदली है, पर ये 3000 वर्षों की जो बदलाव है वो अपने बदलाव को संजो करके रखती है वडनगर।
ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिवर्तन हुए हैं शहर की स्थिति में। और वो स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं? परिवर्तन ये हुआ है कि जैसे वर्षा से, सूखा से जो है यह कैसे निपटा, यहाँ क्यों नहीं ख़त्म हो गया ये बस्ती और जो है कुछ नए बनते हैं। ठीक है। तो इसकी जो है वह सांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती है। ये बहुसांस्कृतिक मतलब बहुत से सांस्कृतिक संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। जैसे इसमें देखें तो बौद्ध, आपको हिंदू, जैन, इस्लामी, ये सब यहाँ पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। और 7 सांस्कृतिक चरण जो है से इसको जोड़ करके देखा जाता है, इसको अवधि में पता चला है जिनमें जैसे मौर्य काल है, मौर्य काल की सांस्कृतिक है, इसके बाद इंडो ग्रीक है, इसके बाद इंडो सिथियन है, इसके बाद हिंदू सोलंकी है, इसके बाद सल्तनत मुगल काल है। ठीक है। और गायकवाड़ ब्रिटिश काल, औपनिवेशिक काल का शासन भी इसमें शामिल है, जो आज तक इनके साक्ष्य क्या है यहाँ मौजूद हैं और विद्यमान है। तो वडनगर इसीलिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो सांस्कृतिक चरण है वह 7 चरणों का सांस्कृतिक चरण देखने को मिलता है। जैसे मौर्य काल के सांस्कृतिक चरण देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक काल के, इंडो सिथियन काल के, हिंदू सोलंकी काल के, सल्तनत काल के, मुगल काल के। ठीक है। और गायकवाड़ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के भी साक्ष्य यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है। तो ये बहुधार्मिक और बहु सांस्कृतिक जो है वह शहर है। यदि इस शहर की कलाकृतियों की बात की जाए, पुरातात्विक कलाकृति की, तो जैसे जिनमें मिट्टी के बर्तन जो पुराने ज़माने के थे उस समय, जो हड़प्पन काल के यूज किए थे, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं भी शामिल है इसमें पुरातात्विक खोजों में। तो वडनगर में ये सब भी क्या है, मिली हुई है। यदि इसको आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो इंडो ग्रीक शासनकाल की जो जटिल रूप से डिज़ाइन की गई चूड़ियाँ थी और सिक्के भी थे, ये भी इसमें क्या है, शामिल है। तो यहाँ से एक फैक्ट बनता है, यहाँ से एक स्टेटमेंट बनने का प्रश्न है कि इसमें जो है इंडो ग्रीक काल के, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि खुदाई के दौरान जो है वह विभिन्न पुरातात्विक कलाकृतियों की खोज की गई है, जिनमें क्या क्या मिले हैं, तो बर्तन मिले हैं, तांबा मिले हैं, सोना मिले हैं, चांदी मिले हैं और लोहे की वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक। दूसरी जो साक्ष्य यहाँ, दूसरी जो हमको फैक्ट हैं वो उसको ध्यान में रखना है, वो है इंडो ग्रीक, है ना, ये याद रखना है। इंडो ग्रीक शासन काल के जटिल रूप में, इंडो ग्रीक कौन थे, तो जैसे कुषाण वगैरह सब उधर से आए हुए थे उस टाइम के। ठीक है। तो इसका जो जटिल डिज़ाइन है चूड़ियों की डिज़ाइन और सिक्कों की डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। उसमें बड़े ही चित्र वाले जो है वह सिक्के ढाले जा रहे थे और चूड़ियाँ का अलग अलग डिज़ाइन की चूड़ियाँ बनाई जा रही थी, तो उसका भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि चूड़ियों के और सिक्कों के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यदि बौद्ध धर्म की परंपराओं की बात करें तो वडनगर में सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक उपस्थित है, जो उसका खोज अभी की गई है और इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि को क्या करती है, बढ़ाती हैं ये, क्योंकि यहाँ पर जो है वह मिला है, खास तरह की जो है वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिला है। जो सांस्कृतिक साक्ष्य मिले हैं, जैसे बौद्ध की पुराने ऐतिहासिक मठ मिले हैं, इसके बाद जो है इंडो ग्रीक का जो है मिला है। ठीक है। खुदाई के दौरान जो है इनमें जो है पुरातात्विक वस्तुएं जो प्रयोग में लाई जा रही थी वो मिले हैं। तो इन सब के आधार पर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युग हो जाती है। ठीक है। अब है कि कितने पुराने हैं, इससे संबंधित क्या है, एक मेथड है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कोई भी शहर, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है वह कितनी पुरानी है। तो उसके लिए हम लोग जो ऐसा प्रयोग करता है उसकी एज से संबंधित चीज़ों को, तो एक है कि रेडियो कार्बन तिथियाँ। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट हो जा रही है इसके लिहाज से कि वडनगर को किस आधार पर मानित किया गया है, तिथियाँ जो है उसको कैलकुलेट की गई है। तो इसको देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि अप्रकाशित रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि यह बस्ती कितनी, तो 1400 ईसा पूर्व से हो सकती है। ठीक है। कितनी, तो 1400 ईसा पूर्व से हो सकती है, जो अंधयुग की धारणा को चुनौती देती है। अंधयुग की धारणा का क्या मतलब होता है? अंधयुग धारणा है कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसके पतन और भारतीय इतिहास में लोहे युग एवं गांधार, कौशल, अवंती जैसे शहरों के उद्भव के बीच की अवधि को संदर्भित करता है। वहाँ का इतिहास हमारे लिए ब्लैक है, पूरी तरह से कोई इतिहास, कोई साक्ष्य नहीं मिलती है। एक वडनगर मिला है। ठीक है। तो यदि इसी को सच माना जाए तो इसका तात्पर्य है कि पिछले 5500 वर्षों से सांस्कृतिक निरंतरता है। यदि हम वडनगर को सच मानते हैं, वडनगर में जो है जो मिली हैं चीज़ें वो यदि इसी से संबंधित है, तो हमको क्या है, 550 वर्षों में सांस्कृतिक निरंतरता मिलती है कि हम कहीं भी ब्लैक नहीं थे। ठीक है। ब्लैक नहीं थे का मतलब रंग से नहीं, मतलब कि हमारा इतिहास कहीं भी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ हमको मिला है, क्योंकि अभी तक नहीं मिला था। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी क्या संगठन है और कैसे वो कार्य करती है।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति जो है संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI कार्य करती है और ये सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। ठीक है, इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, ठीक है, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रख रखाव करना आदि शामिल है। 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का यह प्रबंधन करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1958 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। ठीक है, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह देश में जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनकी क्या करती है, ये विनियमित करता है, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, पुरा अवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, तो ASI की स्थापना जो है वो 1861 में की गई। ठीक है, लेकिन यह जो कार्य करता है वो करता है 1958 के प्रावधान के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको याद रखना है। इसकी स्थापना 1861 के अधिनियम में 1861 में की गई ASI की। ठीक है, अंग्रेज़ के टाइम पे ही अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक उसको माना जाता है और 1958 के प्रावधान के तहत अभी ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ जिया टैग से संबंधित चीज़ें। ठीक है, पीछे भी हमने जिया टैग देखा है कि जिया टैग मिला है और यहाँ 17 से अधिक उत्पाद को जो है जिया टैग दिया गया है। हाल ही में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जिया टैग दिया गया है। अब ये क्या होती है, देखते हैं। उड़ीसा को जिया टैग किस क्षेत्र में मिला है? ठीक है, तो कपरा गंडा सॉल के लिए मिला है। जो कपरा गंडा सॉल है उसके लिए दिया गया है उड़ीसा को। तो उड़ीसा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, ठीक है, PVTG जो है, पार्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, डोंगरिया कोंध जनजाति है। यहाँ पे एक जनजाति है डोंगरिया कोंध, उसकी उस महिलाओं के द्वारा बुना गया तथा कढ़ाई की गई शॉल जो है वह डोंगरिया कोंधों की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है। तो वहाँ जो है एक बनाई जा रही है शॉल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये शॉल है। तो ये जो शॉल है ये बनाया जा रहा है किनके द्वारा? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले का जो एक जनजातीय समूह है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, गुंडरिया, क्या नाम है उनका? तो डोंगरिया कोंधो, क्या नाम है जनजाति का? तो डोंगरिया कोंधो जनजाति के द्वारा जो है आदिवासी विरासत को दर्शाता है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। रायगढ़ा और कालाहांडी जिला है, इसको याद है। ऐसे तोड़ के इसको पढ़ेंगे ना तब वो याद रहेगा। रायगढ़ा और कालाहांडी जिला। ठीक है, कौन से पहाड़ी? तो नियमगिरी पहाड़ी में है। ठीक है, कौन से समूह है? वो तो PVTG ग्रुप से जुड़ा हुआ है, डोंगरिया कोंध जनजाति, और उसकी महिलाओं के द्वारा बुना गया और कढ़ाई की गई। ठीक है, हाथ से बुना जा रहा है उसको। एक पेंटिंग है लांजिया सौरा पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? लारा संजिया पेंटिंग। इस को भी मिला है, दिया गया। ये भी एक PVTG ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम ही है, कौन सा ग्रुप? तो लांजिया सौरा। ठीक है, उस ग्रुप का क्या नाम है? तो लौंजिया सौरा उस ग्रुप का नाम है। तो लौंजिया सौरा समुदाय से संबंधित है और जो एक PVTG है, ठीक है, जो मुख्य रूप से रायगढ़ा जिले में रहता है। कहाँ रहता है? तो ये रायगढ़ा जिले में रहता है। ये पेंटिंग्स घरों की मिट्टी के दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में है। लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पेंटिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो ये दीवार को लाल रंग से रंग करके उस पर सफ़ेद पेंटिंग बनाया जाता है। जो मिट्टी के दीवार बनाया जाता है उस दीवार पर बाहर से ये पेंटिंग बनाया जाता है। ठीक है, किन आदिवासी समुदायों के द्वारा? तो लौंजिया सौरा समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो इनको भी जिया टैग दिया गया। ये भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद, तो उड़ीसा राज्य से दो हो गए, एक तो हो गया शॉल, एक हो गया पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग में PVTG ग्रुप है, शॉल में भी PVTG ग्रुप है। लौंजिया सौरा पेंटिंग है पेंटिंग का नाम। ठीक है, और लौंजिया सौरा समुदाय से संबंधित है। और जो शॉल है वह किन से संबंधित है? तो कापरा गोंडा शॉल नाम है। ठीक है, ये भी रायगढ़ा और कालाहांडी जिला से है और पेंटिंग भी रायगढ़ा जिला से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो PVTG ग्रुप है वो डोंगरिया कोंधो है। तो कपरा गंडा शॉल और डोंगरिया कोंधो।
ये मिलती जुलती शब्द है, तो इनको याद रखना है इसे करके, ठीक है। अब एक चावल है जीरा चावल, ठीक है, काला जीरा चावल, कोरापुट काला जीरा चावल, इसको भी मिला है जीआई टैग, ठीक। तो काले रंग के चावल की किस्म, जिसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है, अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कोरापुट क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने लगभग 1000 वर्षों से चावल की किस्म को संरक्षित रखा है। 1000 वर्षों से इस चावल के जो किस्म है उसको संरक्षित रखा गया है, और ये कोरापुट क्षेत्र का जो आदिवासी किसान है उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो इनको भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है इस काला जीरा चावल को, कोरापुट काला जीरा चावल, ठीक है। कोरापुट क्षेत्र का नाम हो गया काला जीरा चावल है। सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है, ये लाल चींटी से बनाई जाने वाली चटनी है, जिनको उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आदिवासियों के पारंपरिक यह व्यंजन है, ठीक है, जिसमें चींटियों के चटनी बनाई जाती है और उनको खाई जाती है। तो यहाँ एक याद रखना है कि सिमलीपाल काई चटनी जो है वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है, और इसमें लाल चींटियों से बनी चटनी को खाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन, ठीक है, एक बैंगन है नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन। यह बैंगन तने और पूरे शरीर पर क्या है, कांटेदार कांटों के लिए जाना जाता है। पौधे की जो प्रमुख कीट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है, और इन्हें न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, न्यूनतम कीटनाशक के साथ इसको उगाया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बैंगन है एक, जिसके बॉडी पर पूरा का पूरा क्या होती है, कांटादार कांटा होती है, ठीक है। उड़ीसा की खजूरी गुड़, जो खजूरी गुड़ है वो खजूर के पेड़ से निकाला जाता है, जहाँ जो खजूर के पेड़ से रस निकाली जाती है उससे बनाया गया क्या है, गुड़ है, प्राकृतिक स्वीटनर है। और इसकी उत्पत्ति जो है वह गजपति जिले में हुई है। कौन से जिले में, तो गजपति जिले में, उड़ीसा में ही यह होती है, ठीक है। तो इसको खजूरी गुड़ को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके बाद है ढेकनाल माझी, ठीक है। ढेकनाल माझी जो है यह भैंस के दूध से पनीर बनी एक प्रकार की मिठाई है, ठीक है। भैंस के दूध से पनीर बनाया जाता है और उस पनीर से एक मिठाई बनाई जा रही है, और ये बड़े ही स्वादिष्ट और आकार की दृष्टि से विशिष्ट विशेषता से युक्त होती है, ठीक है। तो इसको ढेकनाल माझी को जो है क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ढेकनाल माझी, किसको, तो ढेकनाल माझी को। अन्य कौन कौन से उत्पाद है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिला है, तो क्या मिला है, जो वांचो लकड़ी को, कौन से, तो वांचो लकड़ी का शिल्प मतलब लकड़ी की जो विभिन्न विभिन्न उत्पाद बनाई जाती है, जैसे लकड़ी का बनाया जाएगा मग बनाया जाएगा, लकड़ी का बनाया जाएगा पेन स्टैंड बनाया जाएगा, लकड़ी का जो और भी बहुत सारे सजावटी फ्रेम वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो जो लकड़ी का उत्पाद है वांचो लकड़ी का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उनको जीआई टैग मिला है। इसमें जो वांचो जनजाति है उनके द्वारा यह बनाई जाती है, और लकड़ी का शिल्प का उपयोग सजावट एवं उपहार के रूप में किया जाता है, ठीक है। साथ ही ऐतिहासिक रूप से उनके सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का ही एक है आदि केकीर, ठीक है, आदि केकीर, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये है एक अदरक के किस्म है, आदि अदरक केकीर, ठीक है, अदरक की एक किस्म है, अरुणाचल प्रदेश की अदरक की एक क्या है, किस्म है, आदि केकीर। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में जो है एक मिला है तंगेल साड़ी को, ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक प्रोडक्ट को मिला है, किसको, तो तंगेल साड़ी को। इसमें जो है विशिष्ट बुनाई और पैटर्न से युक्त बंगाल की साड़ी को, बंगाली शैली की यह क्या है, साड़ी है, तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल की है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इनसे जो है कॉलम मैच के थ्रू हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि तंगेल साड़ी कहाँ से संबंधित है, इसके बाद जो है सिमलीपाल चटनी कहाँ से संबंधित है, स्टेट का नाम दिया जा सकता है, या जनजाति का नाम दिया जा सकता है, या क्षेत्र का नाम दिया जा सकता है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, कॉलम मैच के लिए इसको पूछ देगा कितने युग्म सही है, कितने युग्म गलत है, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट हो जा रही है। इसके बाद गारद साड़ी है, तो देखिए हमने दो साड़ी और एक शॉल, तीन का जो है चर्चा आ गया। एक कोरियल साड़ी भी है, तो बहुत सारी साड़ियाँ आ रही है, ठीक है। गारद साड़ी ये कहाँ होती है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही होती है, ठीक है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। गारद साड़ी है, कोरियल साड़ी है, और एक तांगेल साड़ी है, तंगेल साड़ी। तो गारद साड़ी जो है अपनी अनूठी बनावट के लिए तथा पैटर्न के लिए मशहूर यह साड़ी बंगाल का एक क्या है, पारंपरिक परिधान है, ठीक है। तो गारद साड़ी को याद रखना है। कोरियल साड़ी है बंगाली साड़ी की एक किस्म है, जो अपनी बुनाई शैली तथा पारंपरिक महत्व के लिए क्या करती है, पहचानी जाती है, ठीक है।
कालो नुनिया चावल पश्चिम बंगाल के चावल की ये क्या है, किस्म है। कालो नुनिया चावल जो है पश्चिम बंगाल के चावल की ये क्या है, किस्म है। और सुंदरबन शहद, तो ये तो पश्चिम बंगाल आपको जानते हैं, वहाँ की से जो मिलने वाली शहद है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है और इनको भी जीआई टैग दिया गया। तो ये कुछ जीआई टैग मिलने वाले प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, और भी है, और भी है। ठीक है, गुजरात में कच्ची खाड़े को मिला है। इसको क्या होता है, ये खलल मतलब अंकुरित अवस्था में चुने गए खजूर है के उत्पाद जो विशिष्ट रंग वाले कुरकुरा तथा मीठे होते हैं। ठीक है, तो ये कुरकुरा और मीठा होता है खलल, कच्ची खारेक। ठीक है, गुजरात की यह प्रोडक्ट है कच्ची खारेक। खलल मतलब होता है अंकुरित अवस्था में, अंकुरन हो जाता है, उसके बाद जो है ये विशिष्ट रंग वाला होता है और ये कुरकुरा और मीठा होता है। ये खजूर का एक उत्पाद है। ठीक है, किसकी, तो खजूर का एक उत्पाद है। और गुजरात यानी कि कच्ची खारेक, कच्ची खारेक। ठीक है, कहाँ की, तो गुजरात की, और खजूर का ये उत्पाद है। तो इतना याद रखना है। जम्मू कश्मीर में जो है रामबन अनारदाना, ठीक है, इसको मिला है जीआई टैग। और रामबन अनारदाना क्या होता है, तो रामबन अनारदाना जैसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, तो ध्रुनी कहा जाता है। स्थानीय रूप में इसको ध्रुनी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुनी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों एवं वनों में उगने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण फल का पेड़ है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फल है उसका पेड़ है। ठीक है, और उसको रामबन अनारदाना कहा जाता है, रामबन अनारदाना, सॉरी, रामबन अनारदाना कहा जाता है, अनारदाना कहा जाता है जम्मू कश्मीर। इसको जीआई टैग मिला है, तो इतना याद रखना है। ठीक है, अब जीआई क्या होती है, जीआई टैग क्या होती है, देखिए ये एक क्या है, भौगोलिक परिवेश है। किसी विशिष्ट स्थान पर जो है किसी खास तरह की यदि उत्पाद बनाई जाती है तो उस स्थान के लोकप्रियता के लिए, उस उत्पाद की लोकप्रियता के लिए उस स्थान से जोड़ करके उसका एक अलग जो है सूची बना दिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट इस स्थान की ओरिजिन है, मूल है, यहाँ पे होती है, इसीलिए इसका जो है किसी और नाम से नहीं बेचा जाएगा या किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा। इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र की लोकप्रियता बढ़ती है और उस क्षेत्र का महत्व बढ़ता है। तो लोगों में इस तरह का जो है सम्मान का भावना आता है कि भाई हमारे क्षेत्र की ये प्रोडक्ट है, हमारे गांव की ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उपयोग करने की अनुमति होती है। ठीक है, यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी क्या करता है, बचाता है। तो पंजीकृत उत्पाद को 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, कोई उत्पाद आपका पंजीकरण हुआ है तो वो 10 वर्षों के लिए क्या होगा, वैध हो जाएगा। ठीक है, जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये मंत्रालय याद रखना है कि भाई कौन सी मंत्रालय के तहत जीआई टैग का पंजीकरण किया जाता है, तो कौन सी मंत्रालय है ये। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है, किसमें, तो उद्योग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। तो किस आधार पर मिला जाता है ये, तो वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जो 1999 का है, उसमें भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक, यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी कि WTO का जो उस पर जो WTO का समझौता हुआ है उससे क्या किया जाता है, विनियमित किया जाता है। ठीक है, ट्रिप्स पर विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन अनुच्छेद 1, 2 और 10, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये सब पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो पेरिस कन्वेंशन के आधार पर जो है क्या किया गया है, इनको अधिक बल दिया गया है कि भाई किसी का भी बौद्धिक संपदा है, मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, कि आपने कोई कला दिखाया है तो ये आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो आपका अधिकार क्षेत्र में आता है तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं और अलग नाम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पहले जो विषय थे वो विषय कैसे थे, तो जीआई टैग से संबंधित विषय थे और उसको हमने कंप्लीट करा है। अब देखते हैं कि शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद क्या है और ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो इससे संबंध भी ASI किससे संबंधित है, ये फैसला नहीं अभी आया है। ठीक है, या तो कुछ फैसला आया है। ठीक है, फैसला का कुछ हिस्सा आया कि फैसला सुना गया कि मथुरा में 3 गुंबद वाली मस्जिद शाही ईदगाह के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए फैसला दिया गया है। तो इससे संबंधित देखते हैं हम लोग क्या है विवाद। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है सर्वेक्षण का आदेश पारित किया है। ठीक है, यह मंदिर जो है वह मथुरा में विवादित है और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग कर रहा है। ठीक है,
उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है, इसी से जुड़ी ये प्रावधान है। तो इसे धार्मिक उपासना स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिए अधिनियमित किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे। ठीक है, जो क्या थे, 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी उपासना स्थल को जो उस समय अस्तित्व में जैसा था वैसा ही रखा जाएगा। ठीक है, किसी भी उपासना स्थल के रूपांतर पर रोक लगाता है और धार्मिक चरित्र के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस प्रावधान में ये कहा गया है। इसकी धाराएं क्या क्या है, धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जो मेन थीम है वो याद रखना है। ठीक है, ये धर्मांतरण पर रोक लगाता है। ठीक है, और धार्मिक चरित्र रखरखाव की क्या करती है, वह प्रावधान करती है। ठीक है, तो वही स्थिति बनी रहेगी जो कब थी, 15 अगस्त 1947 को थी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक या लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालिया रुख से इस अधिनियम के बारे में ये बताया था कि किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट नहीं करता है। इसके तहत जो लंबित मामले हैं उसका निवारण के लिए करती है कि यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 से पहले किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलने के संबंध में चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी और कोई नया मामला प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ठीक है, धारा 5 कह रहा है कि अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत क्या करता है, यह अवशेषों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके तहत ये लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें और कौन से मामले, वे भी मामले शामिल नहीं किए जा सकते हैं जो पहले ही निपटाए जा चुके हैं या सुलझाए जा चुके हैं, और ऐसे विवाद जिन्हें आपसी समझौते से सुलझाया गया है यह अधिनियम लागू होने से पहले रूपांतरण है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो है अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम से जाने जाने वाले विशिष्ट पूजा स्थल तक विस्तारित नहीं है, जिसमें इससे जुड़ी कोई कानूनी प्रावधान भी शामिल नहीं है, इसको अलग रखा गया था। ठीक है, अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने सहित दंड की सजा करती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 तो किस किस को मिला है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि यह कितनी भाषाओं में, तो साहित्य अकादमी जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस वर्ष पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध और 1 आलोचना क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, पुरस्कार विजेताओं को ताम्रपत्र उक्त एक पट्टिका दी जाती है, 1 शॉल दिए जाते हैं और 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 1 लाख ही है, हाँ 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है। ठीक है, तो जो भारतीय भाषा है उसके तहत क्या करती है, जो कार्य किए जाते हैं, जो रचनाएं की जाती हैं उन पर, और भारत की जो अनुवाद की जाती है भारतीय भाषाओं में किसी भी चीज़ की, तो उन पर क्या करती है, 24 भाषाओं में सालाना जो है वह पुरस्कार देती है। भारत के संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिनमें उनका कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो 22 तो अनुसूचित भाषा है और 2 भाषा कौन कौन से, एक अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें शामिल किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार का दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार विजेता के लिए चयन के मानदंड क्या होना चाहिए, तो लेखक जो है लेखक की नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। ठीक है, पुरस्कार के लिए जो है वह जो भी पुस्तक या कार्य को पात्र माना जाता है उस भाषा या साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए जिससे वह संबंधित है। जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार घोषित करने के लिए लेखकों की कुल साहित्यिक योगदान और स्थिति जैसे कुछ मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है,
अन्य साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। किसी लेखक को बाल साहित्य में उसके कुल योगदान के आधार पर दिया जाता है और पुरस्कार के वर्ष से ठीक पहले 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष के दौरान जो पुस्तक प्रकाशित हुए हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है, उस पुस्तक को बाल साहित्य के आधार पर जज किया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष और उससे कम उम्र के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। तो 35 वर्ष से कम का यदि कोई लेखक है तो उसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल सकता है। ठीक है, बिहार की पुनौरा धाम परियोजना ये एक सांस्कृतिक क्या है, विरासत है हमारी। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा जो हाल ही में सीतामढ़ी जिले में स्थित एक मंदिर परिसर जिसको पुनौरा धाम कहा जाता है, एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित करने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो इस पहल का उद्देश्य क्या है कि मिथिला की जो पुनौरा धाम को भगवान श्री राम की पत्नी और हिंदू धर्म के पूजनीय सीता देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। ठीक है, पुनौरा धाम को ये सीतामढ़ी जिले में स्थित है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है कि जो मिथिला की संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना है। यह वह क्षेत्र है जहाँ माता सीता का जन्म और पालन पोषण हुआ था। ठीक है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मिथिला के शासक राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे तब सीता का अवतरण एक कुंड से हुआ था। उन्होंने उन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया तथा उनका नाम क्या रखा, सीता रखा। ठीक है, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है, खारी होता है। उन्होंने उन्हें जानकी नाम भी दिया जिसका अर्थ है जनक की पुत्री। अब मिथिला के प्रमुख सांस्कृतिक पहलू क्या क्या हैं। मिथिला से संबंधित ये पर्यटक स्थल है तो इससे संबंधित हम लोग कुछ सांस्कृतिक पहलू भी इसका देख लेते हैं। तो मिथिला के जो सांस्कृतिक पहलू है बहुत सारे, वो है उसमें मिथिला का एक समृद्ध तथा प्राचीन इतिहास रहा है जिसका इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ है। उस दौरान यह भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, मिथिला जिसे तिरहुत अथवा तिरभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं बिहार व नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र भी क्या है, शामिल है। ठीक है, बेगूसराय भी आ जाता है इसमें, वो नहीं दिया गया। पूर्णिया आता है, तो और भी क्षेत्र है इसमें जो इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके उत्तर में जो है वह हिमालय, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडक नदी जो है वह, और पूर्व में कौन से महानंदा नदी बहती है। ठीक है, तो ये मिथिला के पूरा क्षेत्र की बात किया जा रहा है। तो इसे महला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के संयुक्त प्रांतों के राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है। ठीक है, इस पर जो है वह इतिहास में विदेह जनक वंश का क्या था, शासन था और विदेह जनक वंश का। इस क्षेत्र की जो भाषा है वह मिथिला जो है, क्षेत्र की मुख्य भाषा कौन सी है तो वो मैथिली भाषा है और यह इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। ठीक है, इंडो और आर्यन परिवार से संबंधित है। मैथिली की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है जिसमें कवि विद्यापति जो 1352 से 1448 ईस्वी द्वारा इस भाषा में प्रेम एवं भक्ति के प्रसिद्ध गीत क्या किए लिखे गए थे। ठीक है, मैथिली साहित्य में महाकाव्य, नाटक, लोक कथाएँ तथा संतों और नायकों की जीवनियाँ भी शामिल हैं। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो मिथिला पेंटिंग की अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है जिसे मधुबनी अथवा मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग मूल रूप से है लेकिन चूंकि ये मिथिला क्षेत्र है तो इसको मिथिला पेंटिंग मान लिया गया है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है मिथिला पेंटिंग को। ठीक है, जो चमकीले मिट्टी के प्राकृतिक रंगों तथा ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग करके बनाई जाती है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से रामायण और साथ ही वनस्पतियों, जीवों और सामाजिक घटनाओं के दृश्यों को क्या करती दिखाती है। ठीक है, जीआई टैग से संबंधित यदि चर्चा करें तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मखाना क्या होती है, एक तरह का समझ लीजिए ये उत्पाद है जो बिहार के क्षेत्र में या मिथिला क्षेत्र में जो है वह पानी के नीचे उपजाया जाता है। ठीक है, और जलीय मखाने की एक जलीय खेती है, ये विशेष किस्म है, इसे जीआई टैग का दर्जा भी प्राप्त किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को से मान्यता दिया गया है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने क्या किया है तो बोत्सवाना में अंतर सरकारी समिति के अपने 18वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर गुजरात के प्रतिष्ठित गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, की अपने प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है गरबा नृत्य को। ठीक है, तो गरबा नृत्य शैली यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाले भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है।
ठीक है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को वर्ष 2021 में इसमें शामिल किया गया था 14वीं के रूप में, ठीक है। और 15वीं हो गया कौन सा, तो गरबा नृत्य हो गया। अब गरबा नृत्य है क्या, तो गरबा जो है वह गुजराती लोक नृत्य है, एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार यानी कि नवरात्रि के दौरान क्या करता है, मनाया जाता है, ठीक है। गरबा का नाम संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है, जिसका अर्थ जीवन और सृजन होता है। गरबा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है, और गर्भ का अर्थ क्या होता है, तो जीवन और सृजन होता है। गरबा नृत्य विभिन्न मातृदेवियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है, प्रजनन क्षमता का जश्न मनाता है और नारीत्व का महिमा मंडन करता है, ठीक है। यह नृत्य परंपरा एक रूप से लकड़ी के पहले मासिक धर्म, ठीक है, सॉरी लड़की के पहले मासिक धर्म के बाद तथा बाद में उसके आसन विवाह का भी क्या है, प्रतीक है। यह नृत्य एक केंद्र में जलाकर रखे गए दीपक अथवा देवी शक्ति की प्रतिमा अथवा मूर्ति के आसपास किया जाता है, जो ब्रह्मांड की नारी शक्ति का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। गरबा में लयबद्ध संगीत, गायन और ताली बजाई जाती है, ठीक है। संगीत होती है, उसमें गाया जाता है और ताली बजाई जाती है। यह नृत्य आयु, लिंग अथवा सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी कर सकता है। तो इस नृत्य को करने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी किसी भी उम्र की और किसी भी लिंग के को लोग कर सकते हैं। आधुनिक गरबा पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य डांडिया रास को काफ़ी प्रभावित करता है। वर्तमान का उल्लासपूर्ण गरबा नृत्य इन दोनों नृत्यों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो गरबा एक सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और कठोर संप्रदाय संरचनाओं को कमजोर करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। इसमें विविध तथा हाशियाई समुदाय के लोग भी भाग लेते हैं। हाशियाई मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे सामुदायिक बंधन क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो ये गरबा नृत्य के कुछ दृश्य है जिसमें ताली बजा के इसमें मनाई जा रही है, ठीक है। तो ये महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी क्या करते हैं, गरबा नृत्य को करते हैं। और इसी में जो है डांडिया को मिला करके किया जाता है, जिसमें 2 लकड़ी के, ये हाथ में जो है 2 लकड़ी के लिए रहेंगे और इसको आपस में करके और अपने साथी के साथ करके जो है वो मनाया जाता है। अब ICH क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चर्चा हुई है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो देख लेते हैं हम लोग ICH क्या है। तो इसकी यूनेस्को का ICH क्या है, एक शब्द है जो उन प्रथाओं, प्रतिनिधित्वों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक स्थानों को संदर्भित करता है, जिन्हें किसी समुदाय, समूह या व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो यूनेस्को ने ICH को मानवता की सांस्कृतिक विविधता का मुख्य स्रोत और इसका रखरखाव, निरंतर रचनात्मकता की गारंटी के रूप में परिभाषित किया है। तो यूनेस्को ने कहा कि ICH क्या करता है, गारंटी देती है किसकी, तो मानवता की जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है उनका जो है एक मुख्य स्रोत के रूप में बचाव किया जा सके, इनका रखरखाव और निरंतर इसमें क्या की रचनात्मकता का समावेश हो, तो इसकी गारंटी जो है इसमें दी गई है, ठीक है। तो वर्ष 2003 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन का अंगीकरण किया, जो मानव संस्कृति की विविध अभिव्यक्तियों की रक्षा, प्रचार एवं संचार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। तो जो मानवता की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ये एक पहल किया गया है, ठीक है। इसमें 2 तरह की सूचियां बनाई जाती है। पहली प्रतिनिधि सूची होती है, इसमें क्या किया जाता है, तो वैश्विक विविधता को प्रदर्शित करते हुए यह सूची इसके महत्व और विशेषता के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पहली सूची जागरूकता को बढ़ाती है कि किस तरीके से इसका महत्व है, और इसके बाद तत्काल सुरक्षा सूची बनाई जाती है, जिसमें जो संस्कृति या जो हमारी शैक्षिक ज्ञान या कौशल है जो खतरे में है, उनको रखने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उसके उपाय करने के लिए एक सूची बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की सूची बनाई जाती है। पहला जो जिस तरह के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो जैसे कि भाषाएं होती है, मौखिक परंपराएं होती है और साहित्य और कविता होती है, उसको इस सूची में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। प्रदर्शन कलाएं, संगीत, नृत्य और रंगमंच, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव संबंधी कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल, मृदभान, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और धातु कर, ये सब क्या है इसमें शामिल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्थेनन मूर्तियों के बारे में। देखिए, तो पार्थेनन मूर्तियाँ देखते हैं दोस्तों। तो एथेंस ने लंदन पर विवादित मूर्तियों पर जो है बातचीत से बचने का आरोप लगाया है, ठीक है।
तो विवादित मूर्तियाँ कौन थी, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्गिन मार्बल्स के नाम से जाना जाता है, जो विवादित मूर्तियाँ हैं, ठीक है, जिससे ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। और पार्थेनन मूर्तियों को लेकर ग्रीस और ब्रिटेन के बीच जो है राजनयिक विवाद छिड़ गया है। यदि उनकी अस्थायी वापसी के लिए ग्रीस के बार बार अनुरोध के बावजूद ब्रिटेन और ब्रिटिश संग्रहालय ने लगातार क्या कर दिया है, इनकार कर दिया। तो ये ग्रीस कह रहा है कि ये हमारी मूर्तियाँ हैं, आप हमको लौटा दीजिए, और ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं भाई, ये मूर्तियाँ हैं, ये हमारी मूर्तियाँ हैं और ये हमारी संग्रहालय में रहेंगी, ठीक है। तो ब्रिटेन और ब्रिटिश के बाद जो अब जो है ये राजनयिक विवाद उभर आई है। तो और पार्थेनन मूर्तियाँ क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश संग्रहालय में जो है एक मार्बल की, ग्रीस की जो है 30 से अधिक प्राचीन मूर्तियाँ का संग्रह करके रखा गया है, ठीक है, जो 2000 साल से अधिक पुराना है ना। इसी को पार्थेनन मूर्तियाँ बोला जाता है, ठीक है। एक पत्थर है, उसकी मूर्ति जो है बना करके रखा गया है, और ग्रीस का मूर्ति है वो, और ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया था। 30 से अधिक जो है वो मूर्तियों का संग्रह, 2000 साल से अधिक पुराना ये मूर्ति है, ठीक है। मूल रूप से एथेंस में जो है वह एक्रोपोलिस पहाड़ी पर पार्थेनन मंदिर की दीवारों और मैदानों को सजाने वाली ये कलाकृति जो है, ठीक है। तो जो वहाँ जो पार्थेनन मंदिर थी उसकी दीवारों और मैदानों को सजाने वाली ये कलाकृति है। और उस टाइम के जो एथेंस के स्वर्ण युग के महत्वपूर्ण अवशेष है अभी जो ये मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और उस मंदिर के निर्माण में जो ग्रीस का जो मूल रूप से एथेंस का मार्को पोलो पहाड़ी पर जो मंदिर थी, उस मंदिर के निर्माण में लगभग कितना, तो 432 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग हुआ था, इस मूर्तियों का प्रयोग हुआ था, और इस मूर्तियों से उसको बनाया गया, ठीक है। तो और ये मूर्ति है, ये मूर्ति कह रहा है कि भाई ये देवी एथेना को समर्पित मूर्ति है, ठीक है। और यदि पार्थेनन संस्कृति और उसका क्या है, ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है इस मूर्ति को। तो देवी एथेना को समर्पित ये मूर्ति है, और पार्थेनन संस्कृति का ऐतिहासिक महत्व है इस मूर्ति का, इस संस्कृति में, ठीक है। इस मूर्ति में और ऐसा क्या है, तो इसके बीच 75 मीटर का एक फैला हुआ एक उल्लेखनीय खंड जो है, जिसका नाम है एथना, ठीक है। उसके जन्मदिन का जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकलता है और उसको चित्रित करता है, ठीक है, मतलब उसमें चित्र किया गया है उस मूर्ति में। इसके अतिरिक्त जो है वो अन्य मूर्ति जो विभिन्न देवताओं, नायकों और पौराणिक प्राणियों को दर्शाता है, उसमें 30 मूर्ति का संग्रह है। तो और भी बहुत सारे मूर्ति अन्य देवी देवताओं को समर्पित किया गया है और उस तरह के प्रदर्शित करता है, बनाया गया है। तो ये भाई ब्रिटेन जो है उसको वापस नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है उनके राजनयिकों के बीच जो है काफ़ी विवाद छिड़ गया है। और ये जो शिल्प है, जिस शिल्प से बनाया गया है, ये कौशल और ऐतिहासिक संदर्भ की मूर्ति हो गई, ठीक है। तो इसको सिर्फ ग्रीस जो है इसको न कलात्मक खजाना, बल्कि जो है ग्रीस क्या करता है, इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखता है और इसको अपने संस्कृति का अभिन्न अंग मानता है, ठीक है। अब ये ब्रिटेन में, भाई ग्रीस का मूर्ति है, तो अब ये ब्रिटेन में कैसे आया, तो ब्रिटेन में आया है 19वीं सदी के शुरुआत में एल्गिन का, ठीक है। एल्गिन का जो 7वें अर्ल कहते हैं उसको, और ऑटोमन साम्राज्य के जो तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत था उसका क्या नाम था, थॉमस ब्रूस जो है वह उसको पार्थेनन से हटा दिया गया था। तो वही जो है मार्बल्स को ब्रिटेन लेके आ गया, और 1816 में क्या किया, इसको ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा खरीद लिया गया, ठीक है। तो जो ब्रिटिश का राजदूत था कौन, तो थॉमस ब्रूस, वही क्या किया था, इस मूर्ति को वहाँ से पार्थेनन से हटा करके यहाँ लाया गया था, और 1816 में जो है उसको ब्रिटिश संग्रहालय उस मूर्ति को खरीद लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक मुद्दा ये है कि अमरनाथ गुफा का तीर्थ तक मोटर योग्य सड़क, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें जो है सड़क बना रहे थे, तो BRO है जो सीमा सड़क संगठन है, वह सड़क बना रही है। जो हमारे बॉर्डर में जितने भी सड़क बनाए जाते हैं वो हमारे आर्मी के एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है बनाती है। तो उनके द्वारा जो है एक मोटर योग्य सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है, ठीक है, जो कश्मीर के कहाँ से, कश्मीर के लिद्दर घाटी से अमरनाथ गुफा तक जो है, अमरनाथ गुफा तीर्थ स्थान तक जो है वह बालटाल आधार शिविर को जोड़ता है, ठीक है। तो जो बालटाल आधार शिविर है उसको क्या करता है, जोड़ता है। इन दोनों के बीच में जो है वह BRO ने रोड बनाया है। इससे क्या होगा कि जो भक्त जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए उसको सुविधा होगी, वहाँ पे गाड़ियाँ चल सकेंगी, ठीक है, उन दोनों के बीच में। यह सुविधा जो है वह बालटाल सड़क के सफल उन्नयन परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो प्रोजेक्ट बीकन। तो प्रोजेक्ट बीकन के तहत जो है इसको बनाया गया है, और यह बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई है, और इसको BRO ने बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो अमरनाथ तक जो है उसको बनाया गया है, तीर्थ यात्रा तक, अमरनाथ गुफा तक जो है उसको बनाया गया है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो कश्मीर के लिद्दर घाटी में, किसमें, तो कश्मीर के लिद्दर घाटी में बालटाल आधार को शिविर से क्या करता है, जोड़ता है।
ठीक है। तो अमरनाथ गुफा तीर्थ को अमरनाथ गुफा जो तीर्थ स्थान है उसको और बालटाल आधार शिविर को क्या करता है, जोड़ता है। तो बालटाल से अमरनाथ तक जो है वो पूरा का पूरा रोड बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट बीकन है बीआरओ का बहुत ही पुराना उपक्रम है। इसकी स्थापना 18 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पहले था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्तमान में कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना के विकास एवं रखरखाव का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अमरनाथ गुफा तीर्थ के संबंध में जो है प्रमुख तथ्य हैं। तो अमरनाथ पर्वत के दक्षिण में एक गुफा है जो अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा अमरनाथ मंदिर स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम तहसील में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। ठीक है। तो पहलगाम में स्थित जो है यह एक हिंदू मंदिर है अमरनाथ गुफा तीर्थ। ठीक है। तो इसके बारे में इसमें क्या है कि शिवलिंग का पूजा किया जाता है। ठीक है। और ये 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। यदि वहाँ तक जाएँ तो इसमें अमरनाथ शिखर है, हिमालय का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के बंदरबाग जिले में सोनमार्ग के आसपास जो है 5186 मीटर की ऊंचाई वाला एक क्या है, पर्वत है अमरनाथ शिखर। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष गर्मियों के महीनों के दौरान जो है यह बनती है यह, और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाती है, जब हजारों हिंदू श्रद्धालु गुफा में वार्षिक क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो ये देखिए ये रोड है ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये नीलगढ़ है, यहाँ से जो है वह पैदल जाया जाता था इस तरीके से। ठीक है। ये है, तो यहाँ देखिए ये पहलगाम है, यहाँ से लेकर के इसे करके ये यहाँ जाना है। ठीक है। तो ये जो बालटल है, यहाँ बालटल का जो बेस है, यहाँ बेस है कि यहाँ क्या किया जाता है, सबको पहुँच करके यहाँ पर रुका जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है वो यात्रा शुरू होती है। ठीक है। तो यहाँ इस बेस से अब क्या 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 ये यहाँ तक अब जो है वह जो तीर्थ स्थल है वहाँ तक बनाया गया है। ठीक है। देखिए तो ये पारंपरिक जो है पहुँच मार्ग है एक। तो तीर्थयात्री ऐतिहासिक रूप से दो मार्गों पहलगाम और सोनमार्ग के माध्यम से मंदिर तक पहुंचते थे। दोनों लिद्दर घाटी में स्थित हैं। कहाँ स्थित है दोनों, तो लिद्दर घाटी में स्थित है। प्रत्येक मार्ग कठिन चुनौतियाँ क्या करती है, है उसमें। तो ये दो रास्ता है जहाँ से चलते हैं, एक तो पहलगाम से होकर के और एक नीलगढ़ से होकर के बालटल होते हुए। ठीक है। तो तीर्थयात्रियों के पास 6 किलोमीटर दूर स्थित बालटल से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प भी था। हालांकि पारिस्थितिक चिंताओं के कारण सीधे मंदिर तक सेवाएं बंद कर दी गई। ठीक है। क्योंकि वहाँ पारिस्थितिक, क्योंकि हेलीकॉप्टर उतरेगा इससे वार्मिंग होने की संभावना है और बर्फ पिघलने की संभावना है, इसीलिए क्या किया जाता है वहाँ तक हेलीकॉप्टर नहीं जाती है और यहाँ संगम तक क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है। तो बालटल से यहाँ तक जो है वह हेलीकॉप्टर से जाया जाता था, तो उसको क्या कर दिया गया है, वहाँ पर अब रोड बनाया गया है। ठीक है। तो ये मार्ग है। अब देखिए एक है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। इसका देखते हैं हम। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक यानी कि यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव, ठीक है, इसको हमको क्योंकि एक ही लाइन में है तो इसको हमको छोटा करना पड़ रहा है। तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव क्या किया है कि सिटीज नेटवर्क जो UCCN में 55 नए शहरों को जोड़ने की घोषणा की है। नए पर इसमें दो भारतीय शहर भी है। एक केरल का कोझिकोड है जिसको साहित्य की नगरी कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर को जो है वह संगीत की नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो अपनी पहचान बनाई है। तो साहित्य की नगरी हो गई कौन, तो केरल का कोझिकोड, और जो संगीत की नगरी हो गई ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ठीक है। तो यूनेस्को इसमें शामिल किया गया। तो 55 शहर इसमें को शामिल किया गया है जिसमें से 2 भारतीय शहर भी शामिल हैं। ठीक है। तो UCCN में अन्य जो भारतीय शहर है जिसमें से जयपुर है जिसको शिल्प एवं लोक कला कहा जाता है, वाराणसी है जिसको क्या किया जाता है, संगीत की नगरी कहा जाता है, 2015 में किया गया है। चेन्नई संगीत की नगरी 2017 में, मुंबई फिल्म सिटी जो है वह 2019 में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 में, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला 2021 में शामिल किया गया है। अन्य था ये। अब जो है इसमें 2 और आ गया है, एक तो केरल का कोझिकोड, ठीक है, जिसको साहित्य की नगरी, और ग्वालियर का संगीत की नगरी के रूप में शामिल कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब कोझिकोड की थोड़ी सी जो है वह देख लेते हैं। तो अब बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि अब 2 पार्ट में आ गया है। देखिए कोझिकोड और ग्वालियर का महत्व क्या है। तो साहित्य की नगरी के रूप में कोझिकोड की मान्यता है। ठीक है। इसमें प्रतिष्ठित खिताब पाने वाला यह भारत का पहला शहर है साहित्य की नगरी के रूप में। ठीक है।
और शहर में जो है वह विभिन्न तरह के साहित्यिक कार्यक्रमों की मेज़बानी का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे कि केरल साहित्य महोत्सव होता है, जो एशिया की सबसे बड़े साहित्यिक समारोहों में से एक है। यह स्वीकृति जो है वह बौद्धिक आदान प्रदान और साहित्यिक चर्चाओं के केंद्र के रूप में शहर की भूमिका को मजबूत करता है। कोझिकोड को 500 से अधिक पुस्तकालय होने का गौरव प्राप्त है। कोझिकोड में जो है 500 से अधिक पुस्तकालय बनाया गया है। ठीक है, इस शहर में प्रसिद्ध लेखकों का घर भी है, जिनमें एस के पट्टेकट, ठीक है, जो शहर के सबसे प्रसिद्ध लेखक है, थिककोडियन और पी वात्सला संजयन, ठीक है, शामिल है, जिन्होंने मलयालम साहित्य एवं संस्कृति की विविधता तथा जीवंतता को बनाए रखने में योगदान दिया है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जो है 2050 में वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत की नगरी के रूप में दूसरा जो है नामित होने वाला शहर बन गया है। ठीक है, और इस शहर को व्यापक रूप से क्या है तो भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकारों और कंपोजरों में से एक तानसेन का जन्म स्थान के रूप में माना जाता है, जो सम्राट अकबर में 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो तानसेन जो है वो 9 रत्नों में से एक था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब गाते थे तो बारिशें होने लगती थी, इस तरीके से वो गाते थे। ठीक है, तो यह शहर जो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली शैली ग्वालियर घराने का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, यह भारत शहर के सबसे बड़े संगीत समारोहों में से एक तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करता है, जो देश और विदेश से हजारों संस्कृत प्रेमी और कलाकारों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ग्वालियर में जो है वह क्या किया जाता है, तानसेन संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसे वर्ष 2024 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि उन शहरों को चुनना, उन शहरों को संयोजना जो अपनी रचनात्मकता और अपने शहरी विकास की रणनीति के रूप में माने जाते हैं, कार्य किए थे। ठीक है, और पहचाने जाते हैं। तो इसके विकास का लक्ष्य कितना है, 11 उद्देश्य है, जो टिकाऊ शहरों और सामुदायिक उद्धार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यदि नेटवर्क जो है, ये जो नेटवर्क है यूसीसीएन, वह 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, ठीक है, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य एवं संगीत। ठीक है, तो ये 7 क्षेत्र हैं जो इनमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार के। ठीक है, वो क्यों चर्चा में हुआ, देखिए अभी हाल ही में जो है वह जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोलने की मांग जो है वह जोर पकड़ रही है। ठीक है, और भारत के रत्न भंडार वाले कक्ष का ताला 3 दशकों से नहीं खोला गया है कि भाई जो मंदिरों की संपत्ति है, जो मंदिरों में स्वर्ण चढ़ाए जाते हैं, जो मंदिरों का संपत्ति है, वह उसमें जो भंडारगिरी है उसका मंदिर का, उसमें कितने हैं, कैसे हैं, उसका ताला 3 दशक से जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं खोला गया है। तो कह रहा है कि अब उसको खोल करके देखा जाना चाहिए कि क्या सही है स्थिति की नहीं है, इसलिए यह जो है वह अब जोर पकड़ रहा है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग रत्न भंडार। तो कह रहा 12वीं शताब्दी में इस मंदिर के रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र तथा देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण क्या है संग्रहित किए गए हैं, जो वर्षों से अनुयायियों एवं पूर्व राजाओं द्वारा उपहार में इनको दिए जाते हैं। मंदिर में बहुत सारे जो है वह स्वर्ण जो है वह दान में राजाओं महाराजाओं के द्वारा दिए जाते रहे हैं काफ़ी काल से, अनादिकाल से, इसलिए जो वह भंडारगिरी को अभी जो है चेक करने की मांग उठ रही है। हालांकि बाहरी कक्ष को प्रमुख अनुष्ठानों एवं त्योहारों के दौरान देवताओं के आभूषण लाने हेतु नियमित रूप से खोला जाता है। ठीक है, जो बाहर के कक्ष है उनको खोला जाता है, जबकि आंतरिक कक्षों को विगत 38 वर्षों से नहीं खोला गया है। ठीक है, तो 4 दशक होने को है, इतने वर्षों से नहीं खोला गया है जो आंतरिक वर्ष में क्या है, आंतरिक कक्ष में क्या है। ठीक है, अब ये मांग उठ रही है। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि कक्ष की जो संरचनात्मक स्थिरता के बारे में चिंताओं को लेकर रत्न भंडार को खोलने की मांग बढ़ गई है। मंदिर के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाता है, रखना है, ये ASI को सौंपा गया है। ASI द्वारा जो है वह भंडार कक्ष की मरम्मत की मांग की गई है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इसकी दीवारों में दरारें क्या है उभर आई है, तो ये बहुत सालों से बंद है, उसको देखा नहीं गया। तो ASI की मांग है कि भाई इसको भी मरम्मत करने के लिए इसको खोला जाना चाहिए, जिससे वहाँ संग्रहित मूल्यवान आभूषणों को क्षति पहुँच सकती है। ठीक है, तो दरारें जो दीवार में उभर आई है तो उसको संरक्षण करने के लिए क्या होना चाहिए, तो मंदिर को खोला जाना चाहिए। ये जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है। ठीक है, तो पुरी में है, ये उड़ीसा में। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु में ओधुवर, ये अब चर्चा का विषय हो गया है। देखिए तमिलनाडु सरकार ने 15 ओधुवरों, ठीक है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं, को नियुक्त करने का आदेश दिए हैं। इन्हें विशेष रूप से चेन्नई के
शैव मंदिरों में भजन और स्तुति गाकर देवी देवताओं की पूजा वंदना करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने जो है वो 15 ओधुवरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिनमें 5 क्या है तो महिला है। तो ये ओधुवर क्या होती है? ओधुवर होती है जो हिंदू मंदिरों में भजन एवं गायन करती हैं। ठीक है, ये ओधुवर क्या करते हैं? तो हिंदू मंदिरों में, तमिलनाडु के अंदर जो जितने भी हिंदू मंदिर है उनमें गायन भजन करते हैं। वे पुजारी नहीं होते हैं। ठीक है, उनके मुख्य कार्य क्या है कि शैव मंदिरों में भगवान शिव की स्तुति करना और गीत भजन थिरुमुराई भजन संग्रह से लिए जाते हैं। थिरुमुराई जो है वो क्या है कि शैवों का जो शैव परंपरा चली आ रही है, ठीक है, जो भगवान शिव को मानने वाला स्तुति करने लोग हैं, उनके भजनों का संग्रह करके उसमें रखा गया है। उन्हीं से वो क्या करते हैं, वो भजन लेते हैं और उनको गाते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है वो पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। जो भजन गाने वाले होते हैं उनको गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, अब वो ये ओधुवर परंपरा की शुरुआत कब होती है? तो प्राचीन काल से ही ओधुवरों की परंपरा रही है। ठीक है, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत के टाइम पे ही इनकी मान्यता का पता चला था। तमिलनाडु में 6ठी और 9वीं शताब्दी के बीच ओधुवर परंपरा अच्छी तरह से विकसित हुई थी। ठीक है, 6ठी और 9वीं शताब्दी के बीच जो है वह ओधुवर परंपरा बहुत अच्छी से विकसित हुई थी। इस अवधि के दौरान अलवार और नयनार, ठीक है, अलवार कौन से संत है? जो शैव को मानते हैं। ठीक है, और नयनार कौन से संत है? जो विष्णु को मानते हैं, के नाम से प्रचलित अनेक संत कवियों ने क्रमशः भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के स्तुति, अलवार जो है वो भगवान विष्णु को और नयनार जो है वो भगवान शिव के भजन का स्तुति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो है वो काव्य रचना की गई थी। अलवार संत और नयनार संतों के द्वारा उन्हीं के विरासतों को ओधुवर जो है वो गाते हैं। ठीक है, श्री रामलिंग स्वामी ये अब चर्चा में है। ये क्यों है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 को भारत में श्री रामलिंग स्वामी, जिन्हें वल्लालार के नाम से भी जाना जाता है, उनकी 200वीं जयंती मनाई गई। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिनकी 50वीं, 100वीं, 150वीं, 75वीं इस तरह की वर्षियाँ या पुण्यतिथियाँ ये सब मनाई जाती है, तो ये चीज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट जो है वो कानून का बात हो, कोई भी इम्पोर्टेंट सुधार का बात हो, तो इन सब की जब इस तरह की आती है राउंड फिगर वाली तारीखें, तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो उनकी 200वीं जयंती जो है वल्लालर की मनाई गई है 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इनका योगदान देख लेते हैं कि समाज में इनका क्या योगदान था। तो श्री रामलिंग स्वामी जो है 19वीं सदी के एक प्रमुख तमिल कवि और ज्ञान सिद्धार वंश के सदस्य थे। ठीक है, कौन से वंश के? ज्ञान सिद्धार वंश के सदस्य थे। वल्लालर का दृष्टिकोण यदि देखें, उनका जन्म जो है वह तमिलनाडु के मरुधुर गांव में हुआ था। तमिलनाडु के मरुधुर गांव में हुआ था। ठीक है, सामाजिक सुधार में यदि इनका दृष्टिकोण देखें तो वल्लालर संत का जो है दृष्टिकोण धार्मिक, जाति और पंथ की बाधाओं से परे थे। ठीक है, उनका मानना है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में क्या है? दिव्यता है। प्रत्येक अंश में ब्रह्मांड के दिव्यता है। वल्लालर जाति की व्यवस्था का सख्त खिलाफ थे। वल्लालर जो संत थे वो जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1865 में समरस वेद सन्मार्ग की शुरुआत की, जिनसे बाद में समरसा शुद्ध सन्मार्ग सत्य संगम क्या कर दिया गया, नाम दिया गया इनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, कि समरसा वेद सन्मार्ग संगम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे वल्लालर हो जाएंगे संत। उन्होंने जो है वह 1867 ईस्वी में तमिलनाडु के वडालूर में मुफ्त भोजन सुविधा यानी कि 10 सत्य धर्म सलाह की स्थापना की थी। 10 सत्य धर्म सलाह की स्थापना की थी, जो बिना जाति भेद के सभी लोगों को सेवा प्रदान करते थे। यदि हम लोग जनवरी 1872 में देखें तो जनवरी 1872 में वल्लालर ने वडालूर में एक सभा का आयोजन करता है, जिसका नाम होता है सत्य ज्ञान सभा का स्थापना करता है। ठीक है, इनकी दार्शनिक मान्यताएं और शिक्षाएं को देखें तो जीवित प्राणियों में ये क्या करते थे? सेवा ही मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है। तो इनकी मान्यताएं क्या थी? तो जीवित प्राणियों की सेवा ही मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है। वल्लालर की प्राथमिक शिक्षा यही थी। शुद्ध सन्मार्ग के अनुसार यदि देखें तो मानव जीवन का प्रमुख पहलू क्या है? धर्मदान और दैवीय अभ्यास पर आधारित प्रेम होना चाहिए, जिससे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो शुद्ध सन्मार्ग के अनुसार मानव जीवन का जो प्रमुख पहलू क्या होना चाहिए? वो धर्मदान और दैवीय अभ्यास का आधारित प्रेम होना चाहिए, जिससे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वल्लालर के अनुसार विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो धर्मदान और दैवीय अभ्यास से होती है। उस पर आधारित जो प्रेम है उससे होती है। ठीक है,
गोल्लालर का मानना और क्या था, तो मनुष्य के पास जो बुद्धि है वह भ्रामक बुद्धि है। वो ऐसा मानते थे कि मनुष्य के पास भ्रामक बुद्धि है, सटीक अथवा अंतिम नहीं है। ठीक है, उन्होंने अंतिम बुद्धि बता के मार्ग को जीव करुण्यम एक क्या दिया, एक सिद्धांत दिया कि जीव करुण्यम का प्रतिपादन किया। ठीक है, मतलब जीवों के प्रति क्या करनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, उस पर जोर दिया उन्होंने। और भोजन के लिए जानवरों को न मारने का आह्वान किया और गरीबों को खाना खिलाना सर्वोच्च धर्म बताया। ठीक है, उनका यह भी मानना था कि अनुग्रह के रूप में ईश्वर दया और ज्ञान का अवतार है तथा दया ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, कह रहा है कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है कि उनमें क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और यदि दया नहीं है तो वो क्या है, ईश्वर तक पहुंचने का नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए चित्रकला से संबंधित कुछ चीज़ें हैं कि अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की चित्रकला। ठीक है, तो अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की चित्रकला के बारे में देखते हैं। देखिए ये चित्रकला चर्चा में क्यों है, तो 17वीं सदी के अंत में मेवाड़ी लघु चित्रकार अल्लाह बख्श ने अपनी चित्रकला में भारत की व्याख्या को चित्रित किया है। ठीक है, और साथ ही वह अपने जटिल एवं आनंददायक प्रतिनिधित्व के लिए भी जाने जाते हैं। अल्लाह बख्श कौन है, तो इनका परिचय देखते हैं। तो इसमें है कि 17वीं शताब्दी के अंत में उदयपुर के महाराजा जय सिंह द्वारा नियुक्त एक दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, तो अल्लाह बख्श क्या थे, एक दरबारी चित्रकार थे, है ना। 17वीं सदी में कहाँ पे, तो उदयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबार में। चित्रकारी और चित्रण क्या होता है, तो देखिए अल्लाह बख्श की प्रत्येक चित्रकला जो है वह पात्रों की वेशभूषा, पृष्ठभूमि में वनस्पतियों, ठीक है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में जो है वनस्पति यानी कि जंगल, जीवों तथा जादुई एवं रहस्यमय घटनाओं के चित्रण को सावधानीपूर्वक दर्शाती है। ये लघु चित्र जो है वह कवि और चित्रकार की मौखिक एवं परिदृश्य कल्पनाओं के बीच संवाद को प्रदर्शित करते हुए महाभारत की एक रमणीय प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए कि इसमें जो है एक महाभारत का एक दृश्य की चित्रकला बनाई गई है, जिसमें जो है ये किरदार जो है वो क्या करते हैं, चित्र जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं किसी मुद्दे पर। ठीक है, मेवाड़ी शैली की लघु चित्रकला की बात करते हैं, तो इसमें जो है वह चित्रकला 17वीं और 18वीं शताब्दी के भारतीय लघु चित्रकला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। यह कौन, तो मेवाड़ी शैली की लघु चित्रकला। ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है वह भारतीय लघु चित्रकला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इस चित्रकला की विशेषता की यदि बात करें तो इसमें राजस्थानी शैली की एक शाखा है यह चित्रकला, और मेवाड़ जो राजस्थान का उस समय एक हिस्सा था, प्रांत का, तो हिंदू रियासत में विकसित किया गया था। ठीक है, और मेवाड़ की हिंदू रियासत में विकसित किया गया था इस चित्रकला शैली को। चित्रकला का एक अत्यधिक परिष्कृत एवं जटिल रूप है यह। ठीक है, जो विस्तार, जीवंत रंगों और सूक्ष्म शिल्प कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। चित्रकला शाखा के कार्यों की विशेषता सरल चमकीले रंग और प्रत्यक्ष भावनात्मक का आकर्षण है। यह चित्रकला जो है काफ़ी भाव भंगिमाओं से पूर्ण है और ये काफ़ी आकर्षक दिखती है। ठीक है, इस शैली में जो तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या में चित्रों की तारीखें तथा उनकी उत्पत्ति के स्थान बताए जा सकते हैं, जो किसी भी अन्य राजस्थानी रियासत की तुलना में मेवाड़ में चित्रकला के विकास की अधिक व्यापक तस्वीर को दर्शाता है। तो राजस्थान में अन्य जो चित्रकारी शैली है उनसे यह जो है मेवाड़ शैली वो काफ़ी व्यापक है। ठीक है, इनमें जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो साहिबदीन, जो 1628 ईस्वी में रागमाला को चित्रित किया। तो ये रागमाला का जो है कुछ चित्र दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये क्वालिटी थोड़ी सी लो है, पर आप देख सकते हैं कि ये रागमाला का चित्र, जिसमें भगवान कृष्ण जो है वह गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और पूरे ब्रजवासी जो है उसके नीचे सुरक्षित है बारिश आके होते हुए बारिश में। ठीक है, तो ये उनको दर्शाया गया है। अब जरा लघु चित्रकला की बात करते हैं कि लघु चित्रकला क्या होती है। तो देखिए लघु चित्रकला जो है वह रंगीन हस्तनिर्मित चित्र होते हैं, जो आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इन चित्रों की उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक जटिल ब्रश वर्क है, कि ब्रशों से जो पतली पतली कलम ब्रश कहते हैं उसको, उस ब्रश का काम होता है। उनकी विशिष्ट पहचान में क्या होती है, योगदान होती है। ठीक है, इन चित्रों में जो प्रयुक्त रंग प्रयुक्त किया जाता है उनमें जैसे सब्जियों, नील, कीमती पत्थरों, सोने और चांदी से प्राप्त किए जाते हैं रंगों को। ठीक है, तो काफ़ी ऑर्गेनिक रंग जो है वो हर्बल रंग का प्रयोग किया जाता है। कागज़ और कपड़े जैसी सामग्रियों पर ये क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है। बंगाल के पालों को यदि देखें तो भारत में लघु चित्रकला का अग्रणी माना जाता है कि उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, बंगाल के पाल जो है उन्होंने यह लघु चित्रकला को शुरू किया था।
उसके बाद यह कला जो है मुगल शासन के दौरान जो है अपने चरम पर पहुंच गया था। यदि लघु चित्रों की परंपरा को देखें तो किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ एवं मारवाड़ सहित जो है राजस्थानी चित्रकला शाखा के कलाकारों ने इसको आगे बढ़ाया है। यदि लघु चित्रकारी की शाखाओं को देखें तो पाल शाखा एक है, ठीक है, जैन शाखा है। जैन शाखा चित्रकला जो है वह 11वीं शताब्दी में प्रसिद्धि जो है उनको प्राप्त हुई और कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा जैसे धार्मिक ग्रंथों को लघु चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देखिए लघु चित्रकला में क्या होता है कि इनमें जो कथा कहानियाँ होती है वह चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मुगल शाखा जो है वह भारतीय चित्रकला और फारसी लघु चित्रों के समामेलन से लघु चित्रकला की मुगल शाखा का उदय होता है। इसमें जो है भारतीय चित्रकला और फारसी चित्रकला दोनों का मिलन था, ठीक है। काफ़ी हद तक यदि देखें तो चीनी चित्रकला का प्रभाव देखा जाता है किस पर, फारसी चित्रकलाओं पर, ठीक है। इसके बाद इसका राजस्थानी शाखा आता है। इसके बाद मेवाड़ शाखा, मारवाड़ शाखा, हारतोली शाखा, ढूंढर शाखा, तो ये सब भी इनमें आते हैं। पहाड़ी शाखा भी इनमें आते हैं, ठीक है, जो उत्तर भारत के राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्रों में इस तरह की शाखाओं का विस्तार हुआ है काफ़ी। दक्कन शाखा आती है जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में जो है वह मिलती है आपको, जैसे कि अहमदनगर, गोलकुंडा, तंजौर, हैदराबाद और बीजापुर जैसे स्थानों पर जो है विकसित हुआ था। इस चित्रकला को जो काफ़ी हद तक जो है दक्कन की समृद्ध परंपरा जो है उनसे देखा जाता है और तुर्की, फारस, ईरान इन सब की धार्मिक मान्यताओं से यह क्या थी, प्रेरित थी, ठीक है। अब है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। तो ये अभी काफ़ी फेमस हुआ है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, क्योंकि अभी जो है एमपी में क्या किया गया है, तो भगवान जो है शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। तो एमपी के मुख्यमंत्री ने जो है खांडवा जिले में, किस जिले में, तो खांडवा जिले के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया है और अद्वैत लोक की आधारशिला रखी है, ठीक है। यदि मानधाता की महत्ता के बारे में देखें तो मानधाता द्वीप जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, जिनमें 12 जो है वह ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 2 ज्योतिर्लिंग जो है वह पहला द्वीप के दक्षिण की ओर तथा स्थित जो है ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमरेश्वर में है। पहला क्या है, तो द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित ओंकारेश्वर में और दूसरा कहाँ पे है, तो अमरेश्वर में है। 2 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो ओंकारेश्वर और अमरेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है इनमें से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं सदी के शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिर क्या है यहाँ पर अवस्थित हैं। ओंकारेश्वर नाम जो है वह दीप के आकार से लिया गया है, जो पवित्र शब्द ओम जैसा दिखता है, ठीक है, और इसके नाम का अर्थ है ओंकार के ईश्वर। तो आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा है और इनको स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। अब जरा हम आदि शंकराचार्य के परिचय के बारे में देखें तो आदि शंकराचार्य जो है आदि शंकर 788 से 820 ईस्वी पूर्व के नाम से जाने जाते हैं और उनका जन्म केरल के कोच्चि के पास कलारी में हुआ था। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ पर समाधि ली थी और वह क्या थे, शिव के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुँचे थे, जहाँ उनकी भेंट अपने गुरु गोविंद भगवद पाद से हुई थी, ठीक है। वह 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में रहे और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ओंकारेश्वर क्या कर दिया, छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के शिक्षाओं का प्रसार किया एवं लोगों तक इसके सिद्धांतों को पहुंचाया। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वैदिक सिद्धांत यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियाँ लिखी। वह बौद्ध दार्शनिकों के क्या थे, विरोधी थे, ठीक है। प्रमुख शास्त्र यदि देखें तो ब्रह्मसूत्र भाष्य पर क्या है, भाष्य लिखा गया है। भाष्य मतलब टिप्पणी लिखा गया है। भज गोविंद स्तोत्र जो है, निर्वाण कटपर, षटकंपरा और करण ग्रंथ, जो अन्य भी बहुत सारे जो है भाष्य लिखे हैं। कुल जो है इनके 100 से अधिक जो है वह रचनाएं हैं, ठीक है। अन्य योगदान के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म जो है लोकप्रियता हासिल कर रहा था, तब वे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे, क्योंकि उस समय जो है बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में क्या कहते हैं, वो 4 मठों की स्थापना की है। और उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने जो दर्शन दिए हैं उनको कहा जाता है अद्वैत वेदांत। ये काफ़ी प्रसिद्ध दर्शन है जो उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक
दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है, एक पुनर्निरीक्षण विश्व दृष्टि जिसे यह प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त करता है। ठीक है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, जो सभी चीज़ों की वास्तविकता है। अद्वैतवादी ब्राह्मण को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे समझते हैं। वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल क्या है, ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है। अद्वैत एक क्या है, क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी है तथा संख्यात्मक रूप से ब्रह्मा के समान है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री पीएम ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी स्मृति में हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर। वर्ष 2018 में पीएम ने पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात में के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग, होयसल मंदिर को भारत का 42वां धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी परीक्षा से की दृष्टि से। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है। देखिए, होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, किसको किसको, तो होयसल के पवित्र समूह को, कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को क्या किया, जितने भी होयसल मंदिर थे उन सब को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसमें, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। और यह 42वें विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। ठीक है, जो भारत का 42वां हो गया ये। हाल ही में शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया, उनको भी शांति निकेतन को भी। तो होयसल के पवित्र समूह क्या है कि 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में यह शामिल किया गया था। ठीक है, और कर्नाटक के अन्य विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए वे हैं हम्पी और पट्टाडकल। ठीक है, तो हम्पी को 1986 में और पट्टाडकल को 1987 में यूनेस्को में शामिल किया। तो कर्नाटक के अब 3 हो गए हैं। ठीक है, होयसल मंदिरों के बारे में प्रमुख तत्व देखने तो बेलूर में चन्ना केशव मंदिर है। कहाँ है, तो बेलूर में चन्ना केशव मंदिर है, जो होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बेलूरी, इसको पुराने समय में क्या कहा जाता था, बेलपुरी कहा जाता था, बेलूर या बेलापुर के नाम से भी जाना जाता था। यह यागाची नदी के तट पर क्या है, स्थित है एवं होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था। यह तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर में मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर है। ठीक है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये तारे के आकार का है, ये देख रहे हैं, ये जो इनकी जो बाउंड्री है ये इस तरीके का बनाया गया है। ये तारे के आकार के चबूतरे पर यह मंदिर बनाया गया, ये होयसल का मंदिर है। हलेबीड में होयसल मंदिर। ठीक है, 2 मंदिरों वाला यह मंदिर संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ठीक है, इसमें 2 मंदिर है। यहाँ मूर्तियाँ जो है वह शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाता है। इसमें जो मूर्ति है वह रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्य को भी दर्शाता है। हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन बसदी मंदिर है और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी है इसमें। तो ये मंदिर है होयसल का, जिसमें 2 मंदिर जो है बनाए गए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सोमनाथपुर का केशव मंदिर, यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित हैं। मुख्य केशव मूर्ति यहाँ से क्या है, गायब है और जनार्दन तथा वेणुगोपाल की मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मूर्ति, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सोमनाथपुर का केशव मंदिर है। ठीक है,
इसके वास्तुकला के बारे में यदि बात करें तो होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे, जो होयसल साम्राज्य के अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित और स्मारक हैं। ठीक है, एएसआई द्वारा जो है इनको संरक्षित किया गया है। तो इनका जो महत्वपूर्ण तत्व है इनके शिल्प में वो है मंडप होता था, एक विमान होता है और मूर्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मंडप, ये जो देख रहे हैं ये मंडप हो गया, इसके बाद ये विमान हो गया। ठीक है, ये विमान हो गया और इसके अंदर में मूर्ति होती है। ये होयसल के मंदिरों का क्या है, वास्तुकला के बारे में बताया गया। ये मंदिर न केवल वास्तुशिल्प के लिए चमत्कार है बल्कि होयसल राजवंश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के भी भंडार हैं। होयसल मंदिर को कभी कभी हाइब्रिड या वेसर भी कहा जाता है, बेसर शैली में भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ और न ही नागर बल्कि कहीं बीच की दिखती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अन्य मंदिरों में आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि द्रविड़ शैली की अलग अपनी रचना होती है और नागर शैली की अपनी अलग क्या होती है, डिजाइन होती है। होयसल वास्तुकला जो है मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली एवं उत्तरी एवं पश्चिमी भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ शैलियों के विशिष्ट मिश्रण के लिए जानी जाती है। तो इसमें बहुत सारा जो वास्तुकला है इसका वह बहुत सारे द्रविड़ शैलियों और नागर परंपराओं, ठीक है, और भूमिजा शैली, इन सब से क्या है हुआ मिश्रित है। तो भूमिजा शैली जो है वह द्रविड़ का ही एक क्या है रूप है, सॉरी नागर परंपरा का। जो नागर शैली है हमने कल मतलब पिछले वीडियो में बात किया था कि जो नागर शैली है उसी के अंतर्गत जो है भूमिजा भी आती है, 5 और आती है, जैसे भूमिजा आती है एक, ठीक है, इसी तरह की और भी आती हैं 4। इसमें कई मंदिर हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूहों में है और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बनाए गए हैं। ये सोप स्टोन से बने हैं जो अपेक्षाकृत नरम पत्थर है। कलाकार जो है मूर्तियों को बारीकी से तराशने में निपुण थे। इसे विभिन्न रूप से देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है जो उनके मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ राजवंश को देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है 3 शताब्दियों से अधिक समय से कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत क्षेत्रों पर शासन किया। ठीक है, जिसमें साल राजवंश संस्थापक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, जैसे कि पहले के राजा कौन थे, दोरा समुद्र, ठीक है, के उत्तर पश्चिम के पहाड़ियों से आए थे, जो लगभग 1060 ईस्वी में उनकी राजधानी बनी थी। यदि ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास देखें तो होयसल कल्याण के चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे। ठीक है, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य भी कहा जाता है। तो होयसल राजवंश जो के सबसे उल्लेखनीय शासक क्या थे, विष्णुवर्धन थे, जो वीर बल्लाल द्वितीय और वीर बल्लाल तृतीय थे। ठीक है, तो उल्लेखनीय शासक में एक विष्णुवर्धन, एक वीर बल्लाल द्वितीय और वीर बल्लाल तृतीय थे। विष्णुवर्धन, जिन्हें बिट्ठी देव के नाम से भी जाना जाता है, होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। तो यदि हम लोग धर्म और संस्कृति की बात करें तो होयसल राजवंश एक सहिष्णु और बहुलवादी समाज था, जिसने हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों को क्या किया है, संरक्षण दिया है। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में संत रामानुज के प्रभाव में वे क्या करते हैं, वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, यदि भारत में मंदिर देखें तो भारत में जो है मंदिर काफ़ी जगहों पर हैं। तो इनको आप एक लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पर कितने मंदिर हैं। ठीक है, जो ये प्रसिद्ध मंदिर हैं कि कब कब बनाए गए हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं लार्ज करके इतना दे रहा हूँ बारी बारी से सबको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र की यदि देखें तो ये हो गया। ठीक है, अब इस तरह आते हैं तो पहले ऊपर की ले लेते हैं। तो ये हो गया, ये मध्य प्रदेश के हैं, और इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको होने के बाद आप ये पूरा का पूरा ले सकते हैं। तो लगभग हमने सारे टेम्पल्स का आपको स्क्रीनशॉट चारों सेक्शन में करके दे दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ शैलियों के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे हमने बात की भी थी, पिछले वीडियो में भी बात की थी कि शैली के क्या है। जैसे ये नागर शैली के एग्जांपल है। नागर शैली में क्या होता है कि ये मोटे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है इस तरीके का बनाया जाता है, कलश बना करके इसको एक बनाया जाता है। ठीक है, और इस पूरे को विमान कहते हैं। ठीक है, और ये एक बनाया जाता है। ठीक है, इसका
इसके बाद इस पे यहाँ पे ऊपर में एक कलश होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये गर्भगृह है, ये जो मेन वाला है ये गर्भगृह है, और ये जो जितने जितने आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, वह मंडप हैं, ये पूरे के पूरे क्या है, मंडप है। द्रविड़ शैली में भी देख रहे हैं, इसमें एक सिंगल विमान होता है, एक ही विमान होता है और ऊपर में कलश होता है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली का है, ये भी चबूतरे पर बनाई जाती है, ठीक है। वेसर शैली में द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिला करके बनाया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, मंडप भी दिख रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, एक सभागिरी होते हैं, सभागिरी कोई हम लोग क्या करते हैं, मंडप भी बोलते हैं। द्रविड़ शैली में भी सभागिरी और मंडप होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सभागिरी और मंडप होते हैं, ठीक है। तो इसमें चबूतरे को स्टार बना करके इस तरीके का बनाया जाता है, और इस पर क्या कह देता है, एक और इस तरीके का कलश बनाया जाता है, ठीक है। इसका एक गर्भगृह होता है जहाँ पर क्या होता है, मूर्ति स्थापित की जाती है। तो ये इसकी क्या है, एक मिली जुली क्या है, एक आपको अंतर बता दिया गया है। चलिए अब हम लोग शांति निकेतन की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनको 41वां धरोहर जो है बनाया गया है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में इसके रूप में शामिल किया गया है। तो हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, उसको यूनेस्को द्वारा जो है वो क्या किया गया है, विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम लोग इसमें सिर्फ मेन टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। 2010 में ही जो है वो शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास चल रहा था। 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि आपको 41वें 42वें में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो आपको 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में आपको कभी दे देगा कि होयसल मंदिर को की गई है, और 42वें में शांति निकेतन को। तो यहाँ आपको उल्टा कर सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है कि 41वें में शांति निकेतन को और 42वें में होयसल मंदिर को दिया गया है, ठीक है। इसकी चर्चा कब से चल रही है, तो 2010 से ही चल रही है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। जो 1862 में रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है, ठाकुर को ही, क्योंकि अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे, ठाकुर ठाकुर कहते थे, और ठाकुर ठाकुर बोलते हुए थे टैगोर हो गए, ठीक है। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन नामक एक घर का निर्माण करके आश्रम जो है स्थापित किया था। उसी का नाम दिया था शांति का निवास, मतलब शांति निकेतन, ठीक है। तो इसका नाम परिवर्तन किया गया, जिसे मूल रूप से भूबडांगा कहा जाता था। ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण होता था वो, और इसी कारण जो है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया, ठीक है। शैक्षिक विरासत, तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भूमि का क्या क्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना, और वहाँ पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो मॉडल के आधार पर शुरू किया, ठीक है। आश्रम चल पड़ी, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो है वह भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है। यूनेस्को द्वारा जो है वह विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता किया गया, किसमें, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत, ठीक है। मानव मूल्यों, वास्तुकला, कला और नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में इसके महत्व को बल देते हुए शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। तो ASI के द्वारा यह क्या है, सर्वेक्षण प्राप्त है, और इसकी देखरेख किसके, तो ASI के तहत की जाती है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आई है, तो उनसे संबंधित जीवन परिचय भी देख लेते हैं। तो उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। वह 13 बच्चों में क्या थे, सबसे छोटे थे, ठीक है। टैगोर जो है वह बहुज्ञ थे। बहुज्ञ का मतलब होता है वह उत्कृष्ट थे, हर क्षेत्र में यह क्या है, उत्कृष्ट थे। वह न केवल एक कवि थे, बल्कि एक दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे, इसीलिए उसको बहुज्ञ कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीता है इन्हीं के लिए। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह गीतांजलि, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स के नाम से वह एक पुस्तक लिखती है, और उसी पुस्तक के को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार यही मिलता है 1913 में, ठीक है। ये कविताओं का संग्रह है। इसको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है वह नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, उपाधि से सम्मानित किया जाता है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, त्याग दिया। राष्ट्रगान के रचयिता है, उन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे, एक तो हमारे लिए जनगण मन, ठीक है, और दूसरा जो है वह बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के बारे में चर्चा की जाए तो वह स्थल जो यूनेस्को द्वारा अपने सांस्कृतिक और भौतिक विशेष महत्व रखता है, उसको क्या कर देता है, सूचित किया जाता है उसमें, ठीक है, शामिल किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की यदि सूची देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है, ठीक है। 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाए गए विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के संरक्षण हेतु
अभिसमय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित हुआ था। उसके बाद से जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ये भारत के कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है, तो इनमें करेक्शन करना होगा। ये पुराना है, ठीक है, ये सही है, सांस्कृतिक धरोहर स्थल सही है। टोटल 42 हो जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा धोलावीरा 40वां स्थल था, 41वां कौन हो जाता है तो शांति निकेतन हो जाती है, और 42वां कौन हो जाता है तो होयसल का मंदिर हो जाता है। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है G20, और G20 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में जो है वह G20 भारत में होता है। भारत इसकी अध्यक्षता करती है, भारत इसका जो है वह मेज़बानी करता है, और भारत जो है अपने बहुत सारे गेस्टों को, सभी गेस्टों को क्या देता है, एक उपहार देता है जिसमें हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें योगदान है। तो भारत अपने उसको शामिल करने के लिए, भारत अपने शक्ति प्रदर्शन और कौशल प्रदर्शन के लिए भी जो है वह क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है जो भारत की विविधता है उनको दिखाता है। तो इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में हम लोग अगले वीडियो से मैं शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और उसको शेयर कीजिए दूसरों में, दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सहयोग प्राप्त करें, हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपसे कोई डाउट होती है कहीं पर मुझसे या कोई गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम कमेंट जो है पढ़ते हैं। अभी तो कमेंट 2-4 आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें सहयोग देंगे और हमको मार्गदर्शन भी इससे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।